Hello everyone, a very warm and happy good morning to you all. UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS1 का एक टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू द प्लास्टिक पोल्यूशन. नाउ क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि प्लास्टिक पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और क्या स्टेप्स लिए गए हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, प्लस इसका फैक्चुअल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ऐसे आप लिख दोगे कि इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो गया, इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा. बट इफ़ यू से कि 90% ऑफ द रिवर का पोल्यूशन जो है वो एज अ प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन के अंदर जाता है, इफ़ यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ द फैक्चुअल डिटेल विद इट ऑल्सो, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा. तो हम कंप्लीट प्लास्टिक पोल्यूशन या फिर आप इसे मरीन पोल्यूशन बोल लो. वैसे मरीन पोल्यूशन एक लार्जर टर्म है. मरीन पोल्यूशन के अंदर हम थर्मल पोल्यूशन को भी इंक्लूड करते हैं, तो इट्स लार्जर टर्म. प्लास्टिक पोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हम प्लास्टिक की बात करते हैं कि किस तरीके से नदियों के अंदर, वाटर रिसोर्सेज के अंदर हम प्लास्टिक जो है उसको जब डंप करते हैं तो वो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना है उनको कितना नुकसान पहुँचाता है. तो दोनों थोड़ा मेजर मतलब डिफरेंस है. ओके, जब मरीन पोल्यूशन की बात आती है तो इट्स अ वेरी वेरी बिगर टर्म. मतलब हर तरह का पोल्यूशन जो मरीन लाइफ को इम्पैक्ट करता है वो मरीन पोल्यूशन में आता है. Coming to the question, simple question है, plastic pollution is the most widespread problem affecting the marine environment. बात सही है. marine environment क्या हो गया? जो aquatic है, जो पानी के अंदर है, ठीक है, दैट इज़ अवर मरीन एनवायरनमेंट. एंड इसके अंदर भी हम मेजरली ओशंस के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे हम रिवर्स की बात नहीं करते. मरीन एनवायरनमेंट के अंदर प्लास्टिक पोल्यूशन एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मरीन पोल्यूशन है कि ये हाल फिलहाल का सबसे बड़ा दिक्कत दिखाई दे रहा है. हम टेरेस्ट्रियल पे अगर रहते हैं तो हमको इतना मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है. अगर आप कोस्टल एरिया के आसपास रहते हो तो डेफिनेटली यू कैन सी कि जितने भी बीचेस हैं जहाँ पे भी जाओ, या तो चिप्स के पैकेट पड़े रहेंगे, लेज के पैकेट पड़े रहेंगे, कोका कोला रहेगी कहीं पे, या फिर बिस्लरी दिखेगी कहीं पे. इस तरह का पोल्यूशन आपको दिखेगा. सो ये तो सिर्फ आपको उत्तर से कोस्टल एरिया में दिख रहा है. नाउ इमेजिन कि सी करंट के साथ में, ओशन करंट के साथ में ये डीप ओशन के अंदर चला जाता है एंड बिकम्स, और ये डीपर मतलब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों मूवमेंट करता है, तो उसमें पूरा ओशन के अंदर स्प्रेड होगा एंड टिल द डेप्थ ऑफ द ओशन तक ये चला जाता है. सो इट बिकम्स ए वेरी वेरी बिगर प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को आप बहुत सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल पे, जैसे ज़मीन पे बहुत सारे, जैसे कि जो पिग्स हो गए हैं या जो काउज हो गई है, बफेलो हो गए हैं, वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, है ना. वो प्लास्टिक को खा लेते हैं एंड देन दे डाई बिकॉज ऑफ द इंडाइजेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक थिंग. ये इनऑर्गेनिक थिंग है, ये प्लास्टिक है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो उनके पेट में अक्यूमुलेट होती रहती है. इवेंचुअली विद ऑल द पॉइजन अक्यूमुलेटेड दे डाई. सिमिलरली आपने काफ़ी डेफिनेटली कहीं ना कहीं न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा होगा ये कि एक ऐसी वेल जो थी वो ऐसे शी शोर पे आके गिर गई, या फिर शी वॉज ऑलरेडी डेड और समथिंग, और जब उसका पोस्टमार्टम करा गया तो देयर वाज लॉट्स ऑफ प्लास्टिक वर इनसाइड इट. आपने पिक्चर्स भी देखी होगी कहीं पे कि एक छोटा सा सी हॉर्स है, उसके यहाँ पे जो टेल है वहाँ पे हमारा जो एक छोटा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो नाम स्लिप हो गया दिमाग से, जिससे हम ईयर क्लीन करते हैं, ईयरबड्स राइट, ईयरबड्स. उसमें ईयरबड उसकी टेल पे चिपका हुआ था. और दिस काइंड ऑफ, और ये भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट है ओशन के अंदर जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक पाई गई है वहाँ पे. तो ये ओशन करंट की वजह से हम जो आसपास नदियों में डालते हैं वो सारा बहता हुआ बहुत डीप इनसाइड चला जाता है. तो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम. लेट्स जस्ट सी इन डिटेल कि क्या प्रॉब्लम है. पहले देखो प्लास्टिक क्या है और क्यों दिक्कत करता है. प्लास्टिक जो है ये एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो पेट्रोलियम के एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है. हम लोग हर एक चीज़ में प्लास्टिक यूज़ करते हैं. सब्जी लाने वाली थैली से लेके आप जो हैंडबैग यूज़ करते हो, उससे लेके आपके जो मोबाइल का प्लास्टिक कवर है, इससे लेके शायद आपके इसमें जो ये हमारे कीबोर्ड लगे हुए हैं लैपटॉप के अंदर, वो भी यहाँ पे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. तो इट हैज़ अ वेरी वेरी वाइड एप्लीकेशंस. और ये बहुत चीप भी होता है, बहुत चीप है. जैसे आपको सब्जी वाला फ्री में धनिया या मिर्ची नहीं देगा, बट फ्री में आपको प्लास्टिक की पॉलीथीन दे देता है ना. सो इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी लाइट वेट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड मेलेबल ऑल्सो. मोर देन 300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस होता है. और उसमें भी जो सिंगल यूज़ आइटम्स होते हैं, जैसे एक बार सब्जी ली, काम लिया, फेंक दिया. पैकिंग पेपर है, काम लिया, फेंक दिया. तो इस तरीके से जैसे कप हो गया, स्ट्रॉ हो गया है. आप जैसे हम लोग छोटे वाले वो आपने देखा होगा कि
जो छोटी रोड साइड चाय की दुकानें होती है, वो छोटे से कप के अंदर 5 रुपये की 10 रुपये की चाय देते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। चाय पी, उसको दबाया और उसको फेंक दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर वो कहाँ जाएगा, इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो किसी वाटर बॉडी में चला जाता है, वाटर बॉडी से होता हुआ फिर वो ओशन के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से लगभग 8 मिलियन टन का प्लास्टिक हर साल ओशन के अंदर एंड होता है। फ्लोटिंग प्लास्टिक डेब्री एक बहुत बहुत अमेंडेंट आइटम बन गया है कि आपको हो सकता है कि फिशेज ना दिखे, बट आपको प्लास्टिक जरूर दिख जाएगा, इतना अमेंडेंट हो गया है। एंड इट इज़ डिटेक्टेड नॉट जस्ट ऑन द शोर, बट जहाँ पे शोर है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे तो मिला ही है, बट इट इज़ ऑल्सो एट द पॉइंट जहाँ पे ह्यूमन की कोई प्रेजेंस नहीं है। तो प्लास्टिक का दिक्कत क्या है ना कि इट इज़ प्रसिस्टेंट इन द एनवायरमेंट फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, राइट। तो ये प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ऐसे क्योंकि ये सिंथेटिक पॉलीमर से बना हुआ है, ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है, और ड्यूरेबिलिटी की वजह से ही इसका डिग्रेडेशन इतना इजीली होता नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ड्यूरेबल, तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो डेड एनिमल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिके होने लग जाते हैं, आपको फिर वहाँ पर हल्की फुल्की बोन्स दिखाई देती है क्योंकि वो डिके हो गया है। और उसी जगह पर अगर प्लास्टिक पड़ा रहेगा कहीं पर, तो वो प्लास्टिक आपको इतने सालों में उधर ही दिखेगा, उसका कोई डिके नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको फिशेज हो गए, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब काट लेते हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है। तो वो उनके फ्रॉम देम ये बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू होता हुआ हमारी डिनर प्लेट पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि 9% ऑफ द प्लास्टिक जो टोटल जनरेट होता है, सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल होता है, बाकी और अबाउट 12% प्लास्टिक जो है वो उसको थोड़ा जला दिया जाता है। बाकी जो 79% प्लास्टिक है ये अक्यूमुलेट होता है लैंडफिल में, डंप में, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वैसे ही रहना दिया जाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखो, जो सिगरेट बट्स होते हैं ना, जो सिगरेट का पीछे वाला एरिया बच जाता है, उसके अंदर फिल्टर्स होते हैं। वो फिल्टर जो होता है वो टाइनी प्लास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक फाउंड इन द एनवायरमेंट। पानी बॉटल की कैप्स हो गई है, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल दूँ, हम लोग दूध लेके आते हैं, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हो तब तो क्या है कि आपको प्योर गाय का, भैंस का दूध मिल जाता है। शहरों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अमूल का दूध लेके आएंगे, सरस का दूध लेके आएंगे, मदर डेयरी का दूध लेके आते हैं। वो जो प्लास्टिक में लेके आते हैं, हम उसको यहाँ से कट करते हैं, हम उस छोटे से पोर्शन को कट करके सेपरेट कर देते हैं, और ये बड़ा वाला बैग जो सेपरेट रहता है, एंड देन वी पुट इट इन द डस्टबिन। अभी ये जो छोटा सा कैप आपने काटा है ना, कॉर्नर आपने कट करा है, ये कॉर्नर, दिस कॉर्नर हैज़, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो बहुत सारे एनिमल्स के बीच में अटक जाता है। वो क्या होता है कि जब फिल्टर करते हैं ना, तो ये फिल्टर वाला भी थोड़ा सी बड़ी नेट होती है जब इस पानी को फिल्टर करके आगे पहुंचाया जाता है। लेकिन बाकी बड़ा प्लास्टिक तो हो सकता है अटक जाए, लेकिन ये जो छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं ये इसमें से स्टॉप नहीं होते हैं, फिल्टर नहीं होते, और वो सीधे चले जाते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग कैप हो गई, ग्रोसरी बैग्स हो गए हैं, स्ट्रॉ की छोटी बड़ी टूटी चीज़ें हो गई है, ये सब, और हम इसको माइंडलेसली, वी जस्ट थ्रो इट माइंडलेसली, ठीक है। तो इसी वजह से कंटिन्यूसली द प्लास्टिक इज ग्रोइंग, और अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा तो मे बी बाई 2050 वी डोंट हैव टू गो टू सी द डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन तो हमको दिखे ना दिखे, देयर विल डेफिनेटली बी मोर प्लास्टिक देन द फिशेज ऑल्सो। इम्पैक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्ट क्या है, इसका बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है मरीन एनवायरनमेंट में। सबसे पहले तो इसका विजिबल इम्पैक्ट ये होता है कि जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो इसको खा लेते हैं, वंस दे ईट इट, वो इंजेक्शन, उनका डाइजेशन नहीं होता, सफोकेशन हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि जो फिश नेट होती है, बहुत सारे टर्टल्स हो गए, फिशेस हो गई, वो फिश नेट के उसमें धागे में वो कहीं पे टूट के किसी ने फेंक दी, वो उसमें फंस जाएंगे, उनकी टांग फंस जाएगी, कभी उनका गला फंस जाता है, एंड दे आर जस्ट स्टक देयर, और वो उनके पीछे घूमता रहेगा, एंड दे डाई, इवेंचुअली दे डाई। मरीन वाइल्ड लाइफ जैसे कि सी बर्ड हो गए, वेल्स हो गई, फिशेस हो गई, टर्टल्स हो गए, बाई मिस्टेक उनको लगता है कि अच्छा ये कोई खाने वाला एनिमल है, उसको खा लेते हैं, और उनका जो पेट है वो पूरी प्लास्टिक डेब्रिस से फिल हो जाता है, और वो उनकी एबिलिटी टू स्विम को भी इम्पैक्ट करता है, इंजरीज कर देता है, क्योंकि वो फिश नेट काफ़ी तीखा होता है, वो काट देता है उनको। एंड हमारे पास तो क्या है कि डिटोल है, डॉक्टर है, उनके पास तो डिटोल एंड डॉक्टर है नहीं, सो वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम कर देता है। देन द इम्पैक्ट ऑन फूड एंड हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि ये जो इनविजिबल प्लास्टिक है, दिस हैज़ बिन आइडेंटिफाइड, ये माइक्रो प्लास्टिक है जो हमको दिखाई नहीं देता है, बट दिस हैज़ बिन आइडेंटिफाइड इनटू द टैप वाटर ऑल्सो, जो बियर होती है, सॉल्ट होती है, इन सब के अंदर जहाँ जहाँ से वर्ल्ड ओशन के अंदर से सैंपल कलेक्ट करे गए हैं वहाँ पे मिला है, इंक्लूडिंग आर्कटिक ऑल्सो। तो इस तरह के काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक मटीरियल की तरह से प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो दे आर वेरी वेरी कार्सोजेनिक, वो हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में मिल जाते हैं, हमारे डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारे न्यूरोलॉजी को, हमारा जो रेजिस्टेंस है बॉडी का, इन सबको इम्पैक्ट करता है, एंड दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। टॉक्सिक कंटेमिनेशन जो होता है,
जो सरफेस ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल होती है वो उनका अगर दिस ऑल्सो हैपन्स, अगर वो सरफेस प्लास्टिक बहुत लंबे टाइम तक पानी में रहता है, सन के एक्सपोजर में रहता है, तो वो टॉक्सिक कंटामिनेशन भी उस पानी के अंदर डाल देता है। तो बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको खा लेते हैं उसकी, और वो पूरा बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू वेब में होता हुआ हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। देन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, प्लास्टिक जो कि एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है एंड दैट इज इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड हेंस टू द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। सो अगर प्लास्टिक को जलाया भी जाता है, ठीक है, एक सोल्यूशन दे दोगे कि प्लास्टिक को जला दो, अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो भी उसके जलने में ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है, और वो ग्रीन हाउस गैसेस फॉर अनदर सेंचुरीज वो एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो अगर प्लास्टिक ज़मीन पे रहेगा तो ऐसे प्रॉब्लम करेगा, अगर उसको बर्न कर दोगे तो वो बाद में ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करता है। सो द पॉइंट इज़ कि इट इज़ नॉट यूजफुल इन एनी केसेस। टूरिज्म पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि आप एक साफ़ सुथरे बीच पे जाओ जहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, और एक ऐसे बीच पे जाओ जहाँ पे डेब्रिस आती रहती है। आप 100 रुपये की फ़ीस दे के जाओगे लेकिन आप उस साफ़ सुथरे बीच पे जाओगे, है ना। तो ये टूरिज्म को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी जो कोस्टल एरियाज़ है जहाँ पे बहुत क्लीन बीच हुआ करते थे, अभी वहाँ पे क्लीनलीनेस इज़ लाइक अ लग्जरी। अगर आपका प्राइवेट बीच है तो ही वो क्लीन मिलता है, नहीं तो इट्स नेवर क्लीन, इट्स लाइक ऑलवेज यू विल फाइंड समथिंग और अदर थिंग। पहले शी सेल मिलते थे, आजकल हम लोग ये देखते हैं कि कितनी प्लास्टिक कैप मिल रही है, कितनी बॉटल की कैप मिल रही है। ये जो 10 मेजर रिवर है, नाइजर रिवर, नाइल रिवर, इंडस, मेघना, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, जुंगयांग, ये हुआंग ही, अमूर रिवर, इनका मेजर इन 10 रिवर दे अलोन कैरी 90% ऑफ द प्लास्टिक, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही हैं, ये जो मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं वहाँ से निकल रही है। उन सारी मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ से होने वाला जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया या फिर हमारा सीवेज पोल्यूशन हो गया, वो सब उनके अंदर जाएगा और वो सब इवेंचुअली ओशन के अंदर मिल जाता है, और वो ओशन करंट से पूरे ओशंस के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। ये डिफरेंट तरह का होता है। PET होता है जो हमारी बॉटल टाइप होता है, इसको हम बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जैसे बिस्किट ट्रे हो गया है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो बिस्किट्स होते हैं वो प्लास्टिक के एक ट्रे के अंदर आते हैं, इस तरीके से 10 बिस्किट यहाँ पे जमे हुए होते हैं, तो वो पॉलीथिलीन PET के होते हैं। देन वी हैव दी HDPE टाइप ऑल्सो, जो शैम्पू होता है जो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक होता है, जैसे मिल्क बॉटल हो गई, फ्रीजर बैग हो गई जिसमें थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक होता है, एंड आइसक्रीम कंटेनर जिसमें आइसक्रीम जिस डब्बे में आती है वो HDPE होती है। देन वी हैव द लो डेंसिटी पॉलीथीन्स ऑल्सो विच आर लाइक, ये जो प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ करते हैं ना वो होते हैं इसके अंदर, जैसे कि जो फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ करा जाता है, एक बहुत ही थिन आती है प्लास्टिक कवर जो खाने को कवर करने के लिए यूज़ होती है, वो सारी लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। देन वी हैव द पॉलीप्रोपिलीन ऑल्सो, ये जनरली जो पोटैटो चिप्स आते हैं, जो हमारे चिप्स बैग होते हैं, जो माइक्रोवेव डिशेस होती है, या आइसक्रीम जो ट्यूब्स होते हैं, बॉटल की कैप हो गई है, बॉटल जो है वो PET के अंदर आता है, लेकिन बॉटल की जो कैप होती है वो पॉलीप्रोपिलीन होती है। देन वी हैव द PS ऑल्सो, जो हमारी कटलरी प्लास्टिक के कप वगैरह आते हैं वो होता है। देन वी हैव द EPS, द एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीलिन, ये जो प्रोटेक्टिव पैकेजिंग के लिए आता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ लेते हो जैसे फ्रिज या माइक्रोवेव या AC लेते हो तो उनकी पैकेजिंग के अंदर आता है, या फिर जो हॉट ड्रिंकिंग कप होते हैं जो इंसुलेटर की तरह भी वर्क करते हैं तो उनके अंदर ये हम EPC देखते हैं। सो दिस इज़, अब क्या करें हम, What is the solution? Solution सबसे पहला है कि raise awareness and take action against it. You all know it. आप सब सुन रहे हो, आप सबको पता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की क्या प्रॉब्लम है, बट आप में से कितने लोग उसके लिए एक्शन लेंगे, दैट वुड बी अ केस। तो अभी ग्लोबल एक्शन क्या हुआ है, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मरीन जो प्लास्टिक मरीन डेब्रीज होती हैं और किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन जो फूड वेब के अंदर आता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करा है। G7 समिट जो 2015 में जर्मनी में हुई थी, दे ऑल्सो, इसको प्रीलिम्स के लिए भी लिख लो, उन्होंने माइक्रो प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट होता है मरीन लाइफ पे एंड देन ह्यूमन लाइफ पे, इसको एक्नॉलेज करा लीडर्स डिक्लेरेशन के अंदर। लीडर्स डिक्लेरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लीगल एफर्ट बनाए गए हैं कि जिस तरीके से एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होती है उस तरीके से मरीन पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए भी एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होनी चाहिए। 1972 के अंदर कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर्स, और इसको लंदन कन्वेंशन बोल लो। 1996 के अंदर प्रोटोकॉल ऑन लंदन कन्वेंशन, जिसको लंदन प्रोटोकॉल बोला गया। 1978 के अंदर मार्पोल, जिसको प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फॉर शिप्स। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ या फिर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस जो हैं वो लाए गए हैं। हालांकि इनका आप बोलो कि कंप्लायंस इम्प्लीमेंटेशन इतना सही नहीं है। सो
it's a little hard, and partially also due to the financial resources also. It's more like right now we are focusing more on the atmospheric thing कि किस तरीके से ये global warming को कर रही है. We are more focused into कि हम climate को temperature को control करें. We are less focused into कि हम marine pollution को कैसे रोकें. And by that time we will also come to a point जहाँ पे marine pollution को अब control करने के लिए हमको फिर जितना अभी हम global warming को control करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, effort लगा रहे हैं, उतना ही effort हमको marine pollution के लिए लगाना पड़ेगा. So this is like, if we think of the future, we should start doing, or we should start having the legally binding treaty now rather than like जब टाइम चला गया अब तो बस क्या है कि इसको मिटिगेट करने की सोचो, वो टाइम ना है, उससे पहले वी शुड टेक सीरियस एक्शंस. एंड वी ऑल कैन टेक सीरियस एक्शंस. जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं उसको डस्टबिन में मत डालो. सी कौन सा रिसाइकल हो सकता है. इट डजंट टेक मच एफर्ट, इट जस्ट अ सिंपल अवेयरनेस थिंग वी ऑल कैन डू. किस तरीके से जो लैंडफिल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं तो उनको साइंटिफिक लैंडफिलिंग होनी चाहिए. जो सफिशिएंट लिटर एंड रिसाइकल बिन्स होते हैं वो हर जगह सिटी में होने चाहिए कि वहीं पे डालें कचरा. मतलब एक तो थोड़ी हमारे अंदर भी हो कि हम रेदर देन प्लेइंग बास्केटबॉल विद इट, हम लोग उसमें जाके डाल दो, तो अगर वो नीचे गिर गया तो उसको फिर से डाल दें. गवर्नमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन शुड ऑल्सो रीथिंक कि हम किस तरीके से इसका डिस्पोज कर सकते हैं, क्या हम इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं. Then we are also going towards the organic products also, जैसे कि जूट बैग्स हैं. गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पुशिंग टू यूज़ द जूट बैग्स मोर एंड मोर. जैसे कि जो क्लॉथ बैग्स हो गए हैं कि आप अपना घर से लेके जाओ, तो बहुत सिंपल होता है कि अपना घर से ही लेके जाओ. एक छोटा सा आजकल बहुत ही सिंपल फोल्डेबल बैग आ जाता है, वो कहीं पे भी फिट हो जाता है. हमेशा अपने साथ में उसको रखो. कुछ भी खरीदना है उसके अंदर ले लो. मिनिमम डोंट यूज़ प्लास्टिक. सब्जी वाला डाल भी रहा है प्लास्टिक बैग के अंदर तो उसको मना कर दो कि मत डाल भाई, हमारे पास बैग है हमारा, हम उसमें डाल लेंगे. क्योंकि इवेंचुअली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप उस प्लास्टिक बैग को बड़े वाले बैग में डालोगे, फिर घर पे लेके आओगे और फिर प्लास्टिक को डस्टबिन में डाल दोगे. सो व्हाई टू गो विथ दिस मच ऑफ द ट्रबल एंड यू आर एक्चुअली contributing into the marine pollution also. So we can take simple steps with that. ओके, सो दिस इज़ अबाउट ये कुछ सजेशंस हैं. हमने मेजरली सजेशंस देख लिए हैं कि कौन से सजेशंस हो सकते हैं. तो ये जीरो वेस्ट हिरार्की एक बहुत अच्छा पॉइंट है. इसमें क्या होता है कि आप ना डिस्पोजल, आप मतलब बेस्ट यूज़ टू वर्स्ट यूज़ की तरफ जाते हो कि आप जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रिड्यूस करो, कंजर्व करो मटेरियल को, उसको रिसाइकिल करो. बार बार उसको ऐसे वेस्ट में मत फेंको. सी कि आप उसको किस तरीके से बार बार रिसाइकिल कर सकते हो. मैन्युफैक्चरर को भी सस्टेनेबल तरीके लेने चाहिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाने चाहिए, रीयूज़ करना, रिसाइकलिंग करना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का. एंड देन जो भी अगर आप डिस्पोज भी कर रहे हो तो रेदर देन थ्रोइंग इट इन द वाटर बॉडीज, रेदर देन थ्रोइंग इट इन द रिवर एंड देन इवेंचुअली इट एंड्स अप इनटू द मरीन, इनटू द बिगर ओशन, तो बेटर है कि हम उसका डिस्पोजल जो है वो घर से कलेक्ट करके म्यूनसिपलिटी को ये पावर तो है ही, उनको ये ट्रेनिंग दे दी जाए कि किस तरीके से उसका डिस्पोजल हो सकता है. सो दैट वुड बी द जीरो वेस्ट हिरार्की इनटू दैट. सो दिस इज इट. यू कैन एक्चुअली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस वाज अबाउट द प्लास्टिक पोल्यूशन. क्या होता है, किस तरीके से मरीन एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है. आई कैन इमेजिन कि थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट वी हैव कवर्ड द कंप्लीट मरीन पोल्यूशन इनटू दिस. आपको इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज इट. दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. यू शुड राइट. फैक्चुअल डेटा भी है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा सब कुछ हमने देख लिया. राइट. सो दिस इज इट. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ध्यान रखिए. स्टिक टू योर डिसिप्लिन. जो भी आपने शेड्यूल बनाया है उस पर टिके रहो. मे बी यू माइट नॉट हैव द मोटिवेशन बट यू नीड डिसिप्लिन. सो स्टे डिसिप्लिन. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट. जय हिंद.